friends, welcome to the Fast Tech Revision series of Competition Committee. Myself Hemant Pradhan. In DFTR series, today we will deal some more important topic of environment science. Today's topic is based on environmental pollution, ozone layer, acid rain, environmental movement related famous personality and environmental acts, etc. So let me start today's topic of FTR session. In the screen, there is a first question. Which of the following is a secondary pollutant? Options are smog, carbon dioxide, carbon monoxide, or fly ash. Here, secondary pollutant. What does it mean? Secondary pollutant and primary pollutant. तो यहाँ पे इस टर्म को समझिए. प्राइमरी पोल्यूटेंट ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो नेचर में जिस भी फॉर्म में रिलीज होते हैं उसी फॉर्म में ही पोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, लाइक प्लास्टिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट. बट सेकेंडरी पोल्यूटेंट मीन व्हाट? प्राइमरी पोल्यूटेंट प्लस एक्स रिएक्शन होता है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है बनता है. सेकेंडरी पोल्यूटेंट में होता क्या है? यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड देख रहे हैं. तो इसके बेस पे यदि वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. इधर नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? HNO3. ठीक है. सो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो इस फॉर्म में वहाँ पे नेचर में इन्वायरमेंट में पोल्यूशन वो कॉज करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. आई होप यू गॉट द पॉइंट. सम मोर एग्जांपल आर परऑक्सी एसीटल नाइट्रेट एटसेट्रा. तो ये सभी क्या है? आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट है. सो यहाँ पे क्या है? स्मग. स्मग क्या है? स्मग इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग. और यहाँ पे स्मोक का कॉम्पोजिशन क्या है? स्मोक का कॉम्पोजिशन यहाँ देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली क्या है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड NO2 भी. सिमिलरली आप देखते हैं क्या, आप यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ स्मोक. सो स्मोक इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग. ठीक है, उसमें वाटर वेपर भी होता है यहाँ पे फॉग में. तो यहाँ पे इस बात पे देखिए, ओवरऑल ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहा है. तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होना चाहिए. बाकी भी चेक कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड उसी फॉर्म में निकलता है. कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राइमरी फॉर्म में ही होता है, फ्लाई एश. और ये कहाँ से मिलता है? कोल से ये क्या होती है? रिलीज होती है, एमिट होती है. सो A is the right answer. Clear हो गया? Come to the second question. Lichen is the best indicator of air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution. What is the correct answer? As we discussed in previous lecture, lichen generally इसका presence कहाँ होता है? सिटी से या ऐसे टाउन सिटी एरिया से बाहर होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि सिटी एरिया में होता है, बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होते हैं, उससे एमिशन होता है पोल्यूटेंट का, तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है. इसलिए सिटीज़ में लाइकेन जो एक जनरल वेजिटेशन है, एक नॉर्मल वेजिटेशन है, इसका प्रेजेंस बहुत कॉमन होता है, वो उसका प्रेजेंस नहीं हो पाता. ठीक है. तो इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ अ एयर पोल्यूशन. क्लियर हो गया? एयर पोल्यूशन इसका सही आंसर है. वाटर पोल्यूशन के लिए हम देख सकते हैं, वाटर पोल्यूशन के लिए दूसरे होते हैं, जैसे फिश वगैरह ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर में वो ग्रो नहीं करते. तो ये फिश अगर होता तो उस केस में हम वाटर पोल्यूशन ले सकते थे. ठीक है. तो राइट आंसर इज ए. ठीक है, रेस्ट आर रॉन्ग. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस इज जनरली कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI. AQI very important in the cities of our country. So this is the exactly question of UPSC 2016. ये पूछा गया था 2016 UPSC के क्वेश्चन. देखो बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट डज इट मीन एयर क्वालिटी इंडेक्स? आप जब दिल्ली NCR या दूसरे ऐसे रीजन्स में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एयर क्वालिटी के उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं तो वो जो मेजरमेंट लिया जाता है तो 8 डिफरेंट फैक्टर्स का मेजरमेंट किया जाता है. सो डिफरेंट 8 जो जिसमें फैक्टर्स लिए जाते हैं, गैसेस लिए जाते हैं. तो यहाँ पे लिखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में किसका किसका मेजरमेंट किया जाता है. तो यहाँ पे इसे लिखिए. पहला क्या है? यहाँ पे देखते क्या है?
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 हो गए। देन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, है ना, टोटल 4 हो गए। इधर 4 लिख लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखो NH3 अमोनिया। देन आप लिखते हैं लेड, उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10। These are the 8 important factors जिसका मेजरमेंट किया जाता है और उसके बेस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिलीज की जाती है। तो दिल्ली एनसीआर में यदि आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी का मेजरमेंट किया जाता है तो ये सभी 8 जो पॉल्यूटेंट हैं इसी का ही मेजरमेंट किया जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। यहाँ से डेफिनेटली कभी ना कभी क्वेश्चंस आपसे टकरा जाएंगे। सो प्लीज नोट डाउन एंड लर्न ऑल द पॉल्यूटेंट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। I hope you got the point. Come to the next slide. Match the following. Match the following. Question number 4. Nitrate, etayetide disease, cadmium, minimata disease, mercury, blue baby syndrome, arsenic, blackfoot. यहाँ पे ये pollutant है और यहाँ पे disease है. तो match the following. Nitrate actually that is responsible for a blue baby syndrome. Okay, and cadmium is responsible for a etayetide disease. Similarly, mercury is responsible for minimata disease. Okay, so this is the wrong match. Okay, so यहाँ पे आप डी ऑप्शन देखिए, आर्सेनिक पोल्यूटेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैकफुट डिसीज। ठीक है, ब्लैकफुट डिसीज होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका नाइट्रेट, कैडमियम, मरकरी। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस देखिए क्या है, मैच द फॉलोइंग क्या है आपका, कौन सा मैच कर रहा है, ओनली डी। तो डी इज द राइट आंसर, रेस्ट आर रॉन्ग। बट मैंने यहाँ पे करेक्ट मैच बता दिया, नाइट्रेट ब्लू बेबी, कैडमियम एटाइटाइम, मरकरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमाटा डिसीज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। ये भी आपको एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज नोट डाउन। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, विच कंपोजिशन इज द हाईएस्ट इन एसिड रेन? HCl, HNO3, H2SO4 और H2CO3, है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए एक्चुअली में क्या होता है, एसिड रेन जिसका pH वैल्यू कितनी होती है, 5.6 होती है। ठीक है, आपने pH स्केल तो पढ़ा ही होगा, दैट इज डिस्कवर बाय सोरेनसन। इसमें क्या है, 14 ऐसे यहाँ पे रीडिंग्स होते हैं, इसमें 7 अगर हो तो ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बिलो 7 होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, और आफ्टर 7 हो तो ये बेस नेचर का होता है। तो यहाँ पे pH वैल्यू एसिड रेन का 5.6 होता है, ये एडिशनल पॉइंट नोट कर लें। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया किसका कॉम्पोजिशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे समझिए सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल NO2 एटसेट्रा, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर अ एसिड रेन। इट रिएक्ट विद वाटर, और यहाँ से जो बनता है क्या बनता है, H2SO4, किससे, सल्फर डाइऑक्साइड से। और दूसरा क्या बनता है, नाइट्रिक HNO3 जो बनता है किससे बनता है, नाइट्रिक एसिड, ये बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। सो यहाँ पे क्या है, इसका कॉम्पोजिशन पूछा है कौन सा ज्यादा है, विच वन इज द हाईएस्ट इन कॉम्पोजिशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड से जो H2SO4 बन रहा है इसका कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है, अराउंड 70% जो होता है ये होता है, और नाइट्रिक एसिड जो होता है 30% होता है। सो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। ऑल्दो यहाँ पे क्या H2CO3 भी है। सो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर H2O प्लस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन करेगा H2CO3 फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड। ये भी पुअर टाइप का लाइक एसिड है, तो ये भी नेग्लिजिबल बनता है, दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। सो यहाँ पे ये इसका जो है काफ़ी कम मिलता है, बट जो है सबसे ज़्यादा 70% H2SO4 मिलता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट टाइम एसिड रेन सीन इन इंडिया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। फर्स्ट टाइम एसिड रेन ऑब्जर्व इन इंडिया, दैट इज ऑन 1974 एट मुंबई। ओके, प्लीज नोट डाउन। एंड एसिड रेन की डिस्कवरी सबसे पहले कौन किया था, हु डिस्कवर एसिड रेन? सो रॉबर्ट स्मिथ he discovered first time acid rain. Okay, but in India it observed on 1974 in Mumbai. Clear हो गया? तो
B is the right answer. It is not match. Wildlife Protection Act 1976, Water Pollution Prevention and Control Act 1974, Air Pollution Prevention and Control Act 1981, and last option is Environmental Protection Act 1986. So which one is correct? Very easy question. अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1976 नहीं है, इट इज अ 1972. 1972 बहुत फेमस एक्ट है, ठीक है. इसमें वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो नेशनल पार्क, सैंक्चुरी है ना, ये सब प्रोटेक्शन इसी एक्ट के थ्रू दी जाती है. सो ये कौन सा है? इसका करेक्ट मैच जो होना चाहिए 1972 है, बट यहाँ 1976 है, तो आंसर तो पहले ही पता चल गया, ए इज द राइट आंसर. बाकी देखिए, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 में आया, और एयर पोल्यूशन जो है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ अगर आपको पूछा जाए तो 1974 ही है. बिकॉज फर्स्ट टाइम हमने एयर पोल्यूशन के लिए, उसके प्रिवेंशन या उसे कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ नहीं किया था, सबसे पहले वाटर पोल्यूशन पे हमने फोकस किया था. सो 1974 है सीपीसीबी का एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, और ये एक्ट भी आया था 1974 में. और बट एयर पोल्यूशन जो एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट जो है वो 1981 में फिर उसका फॉर्म किया गया. सो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करिए, ठीक है. सीपीसीबी 1974, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल जो एक्ट है 1974, एंड एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट बने 1981, एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये तो बहुत फेमस भी है, एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, वाटरमैन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड. हु इज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? बाबा आमटे, राजेंद्र सिंह, मेधा पाटकर, अन्ना हजारे. व्हाट इज द राइट आंसर? Baba Amte is related, Baba Amte, Medha Patkar related with a Narmada Bachao movement. Okay? Rajendra Prasad Singh, या Rajendra Singh, not Prasad, Rajendra Singh, he is famous for a water conservation. That's why we call Rajendra Singh is a waterman of India. And Anna Hazare, that's famous for a Jan Lokpal movement. Is it clear? So B is the right answer. Come to the 9th question. It is not match. World Ozone Day, 16 September. Yes, it is correct. Every year we celebrate on 16 September as a World Ozone Day. Actually, it was originated from a 16 September 1985 from a Vienna Convention. ओके, सो यहाँ फर्स्ट टाइम जो वियना कन्वेंशन हुआ था, जो ओजोन लेयर कंजर्वेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, वो 16 सितंबर को ही ऑर्गेनाइज हुआ था. दैट्स व्हाई एवरी ईयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ओजोन डे ऑन 16 सितंबर. सो ए इज द राइट मैच. वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल, इट इज ऑल्सो मैच्ड. वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे एवरी ईयर वी सेलिब्रेट ऑन 22 May, it is also a right match. World Forestry Day, it is not a 5th May, it is on a 21st March. Okay, so it is a wrong match. That's why answer is D. I hope you got the point. Come to the next question. Come to the 10th question. Which of the following pairs is not correctly matched? Options are Appico movement, Panduram Hegde. Is it matched? Yes, it is matched. Appico movement is also known as the Chipko movement of South India. So it is matched. Option B, Chipko movement. Chipko movement में क्या था कि हमने कोई भी ट्री को हमने हग किया और हग करके एक सिंबॉलिक मैसेज दिया कि हमको ट्री को प्रोटेक्ट करना है या इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है. सो चिपको मूवमेंट से रिलेटेड कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा. इट इज ऑल्सो मैच्ड. नर्मदा बचाओ मूवमेंट और आंदोलन, इट्स मेघा पाटकर. ठीक है, तो ये क्या है? इट इज ऑल्सो मैच. साइलेंट वैली मूवमेंट, बाबा आमटे. नो नो नो, नॉट बाबा आमटे. मेधा पाटकर एंड बाबा आमटे बोथ आर रिलेटेड विद अ नर्मदा बचाओ मूवमेंट. ओके, सो डी इज अ रॉन्ग मैच. डी इज द रॉन्ग मैच. साइलेंट वैली मूवमेंट एक्चुअली
it was the movement that is basically related with a local people of Kerala and Dr. Salim Ali. He is the father of ornithologist in India. Is it clear? So Silent Valley movement that is related with the local people of Kerala and Dr. Salim Ali. So D is the answer. बट यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपको मिसिंग लग रही होगी. क्या है? चिपको मूवमेंट से रिलेटेड दो और महान हस्ती हैं. दे आर गौरा देवी एंड चंदी प्रसाद भट्ट. प्लीज नोट डाउन. आई रिपीट, गौरा देवी एंड चंदी प्रसाद भट्ट. ओके, सो ये क्या है इसका, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो और नाम है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड, उसे भी नोट कर ले. गौरा देवी, चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा. सिमिलरली नर्मदा बचाओ से मेधा पाटकर, बाबा आमटे हैं, इसे भी नोट कर लें आप, है ना. और साइलेंट वैली से रिलेटेड मैंने बता ही दिया, लोकल पीपल ऑफ केरला एंड डॉक्टर सलीम अली. ठीक है. पांडुरंग हेगड़े से पी हेगड़े भी आप यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सो डोंट बी कंफ्यूज. कम टू द 11th नंबर क्वेश्चन. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड एट New Delhi, Mumbai, Kolkata, Thiruvananthapuram. This was the occasion every year we celebrate World Environment Day on 5th of June every year. And it was the occasion first time on 5th June 1980 when Indian Institute of Ecology and Environment institution were established at New Delhi. So A is the right answer. Is it clear? Come to the next question. Come to the question number 12. It is not match. Options are Bishnoi movement, Sant Jambhoji, Baliyapal movement, people of Baliyapal region, Navdanya movement, Vandana Shiva, Maiti movement, Pandurang Hegde. So which one is not matched? Find out. Bishnoi movement related with a Sant Jambhoji. It is correct. But one more person, Amrita Devi Bishnoi. She is also associated with a Bishnoi movement. एंड जो एवरी ईयर जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन जो प्राइज मिलती है या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो प्राइज मिलती है वो दैट इज डिवोटेड टू अमृता देवी बिश्नोई. ओके, सो यहाँ पे ये इसका करेक्ट मैच है. बलियापाल मूवमेंट, पीपल ऑफ बलियापाल रीजन, बलियापाल दैट इज सिचुएटेड इन a coastal region of Odisha near Chandipur. और Chandipur is famous for missile testing range. सो वहाँ पे इसके टेस्टिंग के बार बार होने पर उस एरिया की जो सॉइल है वहाँ की उसकी फर्टिलिटी बहुत क्या डिक्रीज हो रही थी. दैट्स वाई द लोकल पीपल ऑफ बलियापाल इन ओडिशा, बलियापाल मूवमेंट जो है चला था, जिसके कारण जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है. नाउ कम टू द नवदानिया मूवमेंट. नवदानिया मूवमेंट रिलेटेड टू वंदना शिवा. वंदना शिवा जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बहुत एक्टिव पर्सनालिटी है और इनकी जो फेमस बुक है एग्जाम में आ चुका है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी. टुमारोज बायोडाइवर्सिटी ये जो है उनकी फेमस बुक है. ठीक है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी. तो ये उनकी बुक है वंदना शिवा की. वंदना शिवा जो है नवदानिया मूवमेंट से रिलेटेड थे, बिल्कुल सारे करेक्ट मैच है. मैती मूवमेंट पांडुरंग हेगड़े, नॉट पांडुरंग हेगड़े, we already discussed in previous question. Pandurang Hegde, he is associated with a Pico movement that we also called Chipko movement of South India. So Pandurang Hegde यहाँ पे mismatch है. मैती movement का जो related जो personality रहे कौन है, वो है आपके कल्याण सिंह रावत और ये कहाँ से है, उत्तराखंड. ठीक है, तो मैती मूवमेंट जो है बेसिकली उत्तराखंड में हुआ था और कल्याण सिंह रावत इसमें क्या है, एक्टिविस्ट थे. इज इट क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. तो यहाँ पे देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड. सो यहाँ पे देखिए देहरादून, मनाली, कलकत्ता और डी जो इसका ऑप्शन है देखिए यहाँ पे दैट इज मुंबई. सो मुंबई यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये थोड़ा सा कट गया है, मुंबई ये क्या है, डी ऑप्शन है. सो यहाँ पे नोट डाउन देहरादून. देहरादून बेसिकली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है.
ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मनाली नहीं है, कैलकाटा, यस दिस इज द राइट आंसर, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और यहाँ पे सिंबल के तौर पे हम क्या देखते हैं, ग्रेट बनियान ट्री ऑफ कोलकाता या नियर सिचुएटेड इन कोलकाता। यहाँ पे इसे क्या है, एक सिंबल यूज किया जाता है बाय बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक ऐसा बनियान ट्री जो कई एकर्स में फैला हुआ है, उसमें जो रूट्स लगे, उसमें हजारों रूट्स हैं, जो आपके ट्री में जो है स्टेम से जो रूट्स निकलते हैं ना, तो उतने बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं, हजारों रूट्स हैं, और एक बनियान ट्री को करीब 10 से भी ज़्यादा मेंबर्स उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये एक सिंबल है, और ये कहाँ है सिचुएटेड, ये इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, correct match is a dry waste blue box, wet waste green box, hazardous waste a red box, all of the above. It's a very easy question, but यहाँ पे कई बार आप बॉक्स को, कलर को आप चेंज कर दें तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन मेंशन किया गया है। जितने भी घर में जो ड्राई वेस्ट होते हैं तो आपको ब्लू बॉक्स में रखना होता है अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, और वेट वेस्ट जैसे कि आप वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं जो ग्रीन होते हैं, उससे आप रिलेट कर सकते हैं, तो वो ग्रीन बॉक्स में उसे रखा जाता है। इन जनरली आप भी कहीं भी सिटीज़ में घूम रहे होंगे आसपास, तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले या जो भी है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या जगह जगह आप देखते हैं कि आप बॉक्स रखे होते हैं, तो वहाँ पे उसका कैटेगराइजेशन है फॉर अ वेस्ट, तो वो जो है कौन सा वेट वाला है या ड्राई वाला है, अकॉर्डिंगली उसी बॉक्स में रखा जाता है। क्योंकि जब इसका हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो वहाँ पे कैटेगराइजेशन से क्या होता है, ज़्यादा इजी हो जाता है उसे सेपरेट करना या रिसाइकल करना, काइंड ऑफ। ओके, कम टू द 15 क्वेश्चन। वेयर इज अ गुड ओजोन फाउंड इन एटमॉस्फेयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर? एज वी नो देयर आर two zones where ozone gas is found. ओजोन गैस एक कहाँ होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रोपोस्फियर में होता है, और यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैस जैसे वो वर्क करता है। इन अदर हैंड यही ओजोन गैस कहाँ मिलती है, आपके स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है, और ये ओजोन का लेयर फॉर्म करता है, और ये ओजोन लेयर इट वर्क्स लाइक अ अम्ब्रेला एंड टू प्रोटेक्ट द अर्थ। तो यहाँ पे जितने भी अर्थ में स्पीसीज होते हैं, जितने भी वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, लाइक जितने भी स्पीसीज होते हैं उनको क्या है, अल्ट्रा वायलेट, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई ये जो है ओजोन लेयर का ये काम करता है। और यहाँ पे ओजोन लेयर जो यहाँ पे वर्क कर रही है, इट इज अ काइंड ऑफ गुड और बैड, इट इज अ टाइप्स ऑफ अ गुड ओजोन, बिकॉज ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। तो ये गुड ओजोन है, तो गुड ओजोन का प्रेजेंस कहाँ होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में होगा। बट एक इन अदर हैंड ओजोन लेयर आल्सो फाउंड इन अ ट्रोपोस्फीयर, जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में वो यूज हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है बेसिकली ओजोन, यहाँ पे बैड ओजोन के तौर पे ये वर्क करता है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द अर्थ टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सो यहाँ पे अगर बैड ओजोन कहें तो ये दिस इज द बैड ओजोन एंड दिस इज द गुड ओजोन। Okay, so option C is the right answer. I hope you got the point. Come to the next question. See question number 16. Which of the following is not a greenhouse gas? Greenhouse gas. There are various type of greenhouse gas like carbon dioxide. Okay, like methane. ठीक है, methane. This is also example of greenhouse gas. Water vapor. Even nitrous oxide. These are the example, but the composition of carbon dioxide, that is a 60%. So here in this options, methane is also example of greenhouse gas, carbon dioxide also example, it is the major gas. Carbon monoxide, this is not a greenhouse gas. Nitrous oxide also enlisted, so nitrous oxide also a example of greenhouse gas. Is it clear? Even chlorofluorocarbon also is example of greenhouse gas. Is it clear? Come to the next question. That is, so in this previous question, question number 16, the answer is a C, because not a greenhouse gas. So this is the answer.
Question number 17. Who is the called a father of ornithology in India? As we discussed in previous questions, Dr. Salim Ali is the right answer. He is also known as a father of ornithology in India. But Dr. M.S. Swaminathan, he is the father of Indian Green Revolution or Indian father of Green Revolution. Dr. Ramdev Misra, he is the Indian father of ecology. And Dr. Salim Ali is the father of ornithology in India. Like जिसमें कि bird की study की जाती है, the branch is called ornithology. Is it clear? Come to the next question. Now see question number 18. In the biological oxygen demand, BOD, is increase in water sources, then it will be a clean water, polluted water cannot be determined, none of this. Here, what does it mean biological oxygen demand? It is nothing but a amount of oxygen which is required for a biochemical decompose of any organic substance. Is it clear? So ऐसा water मतलब कोई भी ऐसा water source जहाँ पे ऑक्सीजन का वह required amount which is responsible for a biochemical decompose of any organic matter, और वो organic matter कहाँ पे presence है? इस water sources में. तो यहाँ पे BOD increase होता है, that means a dissolved oxygen decrease होगा. क्यों होगा? भाई इसको ऑक्सीजन की डिमांड है, दैट मीन्स वो वहां पे ऑक्सीजन लो होगा तभी उसकी डिमांड बन रही है. ठीक है, लाइक इन जनरल एक लीटर वाटर में 8 मिलीग्राम मतलब पर लीटर जो होता है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट होता है. बट यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ये पूछा जा रहा है. तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब जब ये इसकी डिमांड ज्यादा होगी, ज्यादा किस केस में होगी, यहाँ पे लो है तभी ज्यादा हो रही है. तो उस केस में क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो वहां डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा. भाई ज्यादा है, कम है तभी तो ज्यादा डिमांड हो रही है ना, ज्यादा होता तो ज्यादा तो डिमांड होती. क्लियर हो गया? तो बीओडी इज इंक्रीज तो डीओ इज डिक्रीज. डीओ दैट इज स्टैंड फॉर डिसॉल्व ऑक्सीजन. डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम है इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड हो रही है ऑक्सीजन की. इज इट क्लियर? सो ऐसा जब किसी वाटर में ऑक्सीजन जो है प्रॉपर है यानी डीओ ज्यादा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इज इंक्रीज, सॉरी डिसॉल्व ऑक्सीजन इज सफिशिएंट, इन दैट केस वो वाटर क्या होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए. मतलब वो क्या है, वो वाटर क्या है, क्लीन वाटर होना चाहिए. बट डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है मतलब फेवरेबल कंडीशन फॉर अ डिकम्पोजिशन. That means the favorable condition for a decompose of any organic substance. तो यहाँ पे DO जो है, DO मतलब BOD जब बढ़ती है तो DO डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है. ठीक है, उस केस में यहाँ देखिए क्या है, क्लीन वाटर में क्या है, DO डिसॉल्व ऑक्सीजन तो अच्छा होता है, गुड होता है. पॉल्यूटेड वाटर में क्या होता है, वहां पे डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है और दैट्स वाई इस क्वेश्चन में क्या है, इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, इट इज इंक्रीज. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. कुछ नहीं है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है मतलब वाटर पोल्यूटेड है, ऑक्सीजन कम है. तो इन जनरली हर स्पीसीज को क्या रिक्वायर्ड चाहिए कि नहीं, एनिमल स्पीसीज को ऑक्सीजन की. भाई प्लांट होता तो कार्बन डाइऑक्साइड से काम चलाता, बट जो एनिमल स्पीसीज चाहे वो फिश हो, फ्रॉग हो, कोई भी ऐसे छोटे एनिमल्स हो, उनको तो भी ऑक्सीजन चाहिए ना. तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होता है तो वहां पे ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ेगी, दैट मीन्स हम वहां पे देखते हैं, उसे हम इंडिकेट कर सकते हैं पॉल्यूटेड वाटर है. ठीक है, इज इट क्लियर? कैन नॉट बी डिटरमाइन तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता. बी इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर? व्हाट पॉइजनस गैस वाज लीक्ड ड्यूरिंग अ भोपाल गैस ट्रेजेडी? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, और यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 3 महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें. 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेंशन इन दिस क्वेश्चन, दैट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 2 and 3 दिसंबर 1984. ठीक है, 2 and 3 दिसंबर 1984 को ये हुआ था भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस ट्रेजेडी. और ये क्या था, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो फैक्ट्री थी वहाँ पे जो बेसिकली पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करती थी,
वहां पे मिक गैस, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, नॉट साइनाइड, साइनेट, ये टॉक्सिक गैस वहां से उसका एमिशन हो गया, जिसके कारण थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो है वहां उनकी डेथ हो गई थी। एंड अनफॉर्चुनेटली जो कल्प्रिट थे इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के, उनको अभी तक पनिशमेंट नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड 3 फैक्ट नोट करिए। कब हुआ था? 2 एंड 3 दिसंबर 1984। कौन सा कंपनी था? यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कंपनी और फैक्ट्री। कौन सी गैस एमिट हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। इज इट क्लियर? These are the 3 important facts. It is related to Bhopal gas कांड. I hope you got the point. Come to the last question of today's session. Green muffler is related to soil pollution, air pollution, noise pollution, water pollution. Green muffler. Green muffler. Green word आ रहा है तो कोई ट्री को आप इमेजिन करो, ठीक है? ग्रीन है तो कोई ट्री को इमेजिन करो. It is related with a noise pollution. How? ऐसे ट्रीज और वेजिटेशंस जो क्या होते हैं, ज़्यादा डेंस वाले होते हैं, लाइक वो जिनके ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे ट्रीज जो होते हैं, ये जो लीफ होते हैं या ओवरऑल क्या करते हैं, ये जो ट्रीज होते हैं ऐसे साउंड वेव्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं. सो नॉइज पोल्यूशन के लिए वर्ड यूज किया गया था ग्रीन मफलर. ये एग्जाम में आ चुका है. ये दिस वर्ड इज अ वेरी कैची, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ. और यहाँ पे ग्रीन मफलर जो है बेसिकली कुछ नहीं है, ऐसे जो डेंस ब्रांचेस वाले या जो वाइड ब्रांचेस वाले जितने भी ट्रीज होते हैं जहाँ पे नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे अगर इसका प्लांटेशन करते हैं तो वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो जाती है. सो जो इट वर्क्स लाइक अ मफलर, ठीक है, जहाँ पे है, क्योंकि इसके ब्रांचेस जो होते हैं वाइड होते हैं, ठीक है, और डेंस भी होते हैं. दैट्स वाई इट एब्जॉर्ब द साउंड वेव्स. That's why it is called a green muffler. Is it clear? So correct answer is a noise pollution C. So आज का हमारा FTR हम यही फिनिश करते हैं. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट के साथ FTR सेशन में. आई होप आप सभी FTR अटेंड कर रहे हैं. उससे रिलेटेड टेस्ट भी आप दीजिए. एवरी फ्राइडे को आप रजिस्टर कर सकते हैं और संडे को आप टेस्ट दे सकते हैं. इज इट क्लियर? सो आज का हमारा सेशन यही फिनिश करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.